बुलेटिन के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना, कोहराम, मतदान और समाधान। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना का कोहराम सभी तरफ मचा हुआ है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 दिनों से लगातार 2 लाख से ऊपर इसका आंकड़ा पहुंच रहा है। हर दिन 12 से 15 या 16 हजार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ जाता है। आज की बात करें पिछले 24 घंटे की, तो तकरीबन 2,75,000 के आसपास ये आंकड़ा है। इससे पहले 2,60,000 था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। देश के लगभग 12 राज्यों में हालात गंभीर हैं। लगातार सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले राज्यों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं जनता कर्फ्यू, अलग अलग तरीके से अलग अलग रणनीति के साथ कोरोना की चेन को रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना है कि रुकता नहीं, लगातार बेकाबू हो रहा है। और यही कारण है कि एक अफरा तफरी का माहौल लगातार बनता जा रहा है। चिंता और चुनौती दोनों है। लेकिन बंगाल के चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव सभी तैयारियों को धता बता रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी चरम पर है। हमने कुंभ में भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर धज्जियाँ उड़ी गाइडलाइन की, या फिर मध्य प्रदेश में भी एक सीट पर चुनाव हुआ। उसके बाद भी तमाम सारे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना जो चुनाव प्रचार अभियान है, हालांकि 4 चरणों के बाद ही वो मैदान में आए थे, उन्होंने अपनी रैलियां बंद कर दी हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपना चुनाव प्रचार छोटा कर दिया है, यानी 26 अप्रैल तक सिर्फ सांकेतिक बैठकें वो करेंगी। साथ ही कोलकाता में कोई रैली नहीं करेंगी जैसा ममता कह रही हैं। ज़िलों में 30 मिनट की उनकी सभा होगी, ये भी ऐलान किया है। ममता कह रही कि उन्होंने बाकी के चरणों में एक साथ वोटिंग के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर भी ममता बनर्जी ने लगाए हैं। कोरोना के संक्रमण से पूरा देश दहला हुआ है, लेकिन चाहे हमने जिस तरह से जिक्र किया कि कुंभ हो, यूपी के पंचायत चुनाव हो, बंगाल के चुनाव हो, साथ ही 4 राज्यों के चुनाव जो अभी जहां पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार में इनका अहम योगदान है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या कुछ इसको लेकर सियासत चल रही है, क्या कुछ हालात हैं, कैसे लगाम लगेगी, इनमें तमाम सारे मुद्दे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। तो कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, मतदान भी है, चुनाव चल रहे चूंकि, और समाधान को लेकर तमाम तरह के उपाय की जा रहे हैं कि कैसे भी इसकी चेन को रोका जाए, तोड़ा जाए। तरह तरह के उपाय हम देख रहे हैं। कहीं लॉकडाउन है, कहीं जनता कर्फ्यू है, कहीं ये भी कहा जा रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि अभी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही कुछ शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना पॉजिटिव हैं। बंगाल में जो सियासत है, जो राजनीति है, वो भी चरम पर है। कोरोना भी है, राजनीति सियासत भी है। अभी चूंकि 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और
ममता बनर्जी तमाम तरह के सवाल बीजेपी पर खड़े कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से भी कहा था कि अब जब रफ्तार कोरोना की है तो क्यों ना एक साथ सारे चुनाव करा लिए जाएं। हमारे साथ अभी फिलहाल 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस प्रवक्ता नेता। ब्रजेश जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में हैं आशीष दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमसे जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो उनका भी स्वागत करूंगा। सीधे मैं आशीष जी आपके पास में आता हूं, फिर मैं ब्रजेश जी के पास में आऊंगा। आशीष जी, क्या जिस तरह से अब कहा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है कि इस डॉक्टर गुलरेज शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज जी, स्वागत करता हूं आपका। चूंकि मैं अब सीधे आशीष दुबे साहब के पास में आ रहा हूं। आशीष दुबे साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है, जो रफ्तार है, जो हाहाकार है, हम कहते हैं बेकाबू है, तमाम सारी चीजें, पूरा देश दहला हुआ है। इस बीच में कहीं ना कहीं चुनाव जो है, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है, 30,000 से ज्यादा वहां पर आंकड़े पहुंच चुके हैं, पंचायत चुनाव वहां पर हो रहे हैं। बंगाल में भी अभी 3 जो चरण है, जो फेस है, उनके चुनाव बाकी हैं। राहुल गांधी वापस आ चुके हैं, अपनी रैलियां नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि सांकेतिक करेंगी या फिर बहुत सूक्ष्म उन्होंने अपना प्रचार कर दिया। बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की सभाओं में या रैलियों में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या कहेंगे कि इतना अब सेंसिटिव मामला हो गया है, फिर भी इसको लेकर किसी तरह की कोई दिशा निर्देश नजर नहीं आ रहे हैं? आशीष जी, है क्योंकि इतना ज्यादा, इतनी प्रचंड दूसरी लहर है कोरोना की, और उसके बावजूद जो है, क्योंकि देखिए अब ये मामला है कि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास नियंत्रण होता है, उस पर पहले बात की जाती है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि सरकार जो है इन सब चीजों में नाकाम हुई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। मोटे तौर पर तो साफ नजर आता है कि जब सारी सरकारों के सामने, केंद्र से लेकर राज्यों तक के सामने, पिछले साल का सबक सामने था, उसके बाद पूरी तैयारियों की बातें होती थी, और जब वक्त आया तो सारी तैयारियां धरी रह गई। तो इसलिए ये जो नियंत्रण का सवाल है, ये तो सीधी सीधी सरकार की जवाबदेही बनती है। निसंदेह जनता भी इसमें की लापरवाही भी इसमें कम योगदान नहीं दे रही है। लेकिन जब सरकार नियम बनाती है, पिछले साल सरकार ने लॉकडाउन करके और बहुत सारी नए कदम उठा करके चीजों को नियंत्रण किया था, उसकी पहली लहर को। तो दूसरे चरण में भी इस तरह के जो उनका ऑब्जर्वेशन था, या जो उनको पहले से जो उनका पूर्वानुमान था, वो इस वक्त नहीं हुआ। इसका एक वजह यह भी हो सकती है कि 2 महीने से चुनाव की सरगर्मी चल रही थी 5 राज्यों में। यदि वहां पर कोई बड़े कदम उठाए जाते तो सारे राज्यों में वो स्थिति बनती, या सारे ये राज्य कोई कदम उठाते तो उन राज्यों में भी उस तरह की चीजें करनी पड़ती। तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि इन सब हालातों के पीछे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी चले हैं, जिसको लेकर के देखिए आप कुंभ में जो है साधु संतों से अपील की जाती है कि साहब आप कुंभ को प्रतीकात्मक कर दें, और रैलियों को प्रतीकात्मक करने के लिए तैयार नहीं है। रैलियां लगातार हो रही हैं, सुबह कुंभ की साधुओं से सुबह कुंभ में अपील हो रही है, दोपहर को वहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लाखों लोगों की उपस्थिति का जिक्र हो रहा है। तो ये चीजें देखिए जनता को चुभती हैं, कि जनता इसको देखती है, जनता इस चीजों को समझती है कि जो सियासतदान हैं वो कितने गंभीर हैं, या वो गंभीरता का एक बस अपने सुविधा के हिसाब से गंभीरता प्रदर्शित करते हैं, फिर चुनाव में जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो ये जो चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, 5 राज्यों के हैं, मध्य प्रदेश का दमोह जो है इस कोरोना से खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ पे लगातार मरीज आ रहे हैं, और आज से वहाँ पर लॉकडाउन लागू किया गया, कोरोना कर्फ्यू जो लागू किया है। तो ये इसमें देखिए, अगर ये सरकार पहले से अनुमान लगा के चलती, पहले से सख्ती करती, पहले से नियंत्रण करती, तो हालात मुझे लगता है कि चलिए, मैं आशीष जी दोबारा आता हूं इन्हीं सवालों के साथ। मैं चूंकि डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं, गुलरेज जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि एक तो ये है कि पहले से प्रोडक्शन रहे, हालांकि ये भी नहीं रहा। चलिए, अचानक जिस तरह से वेव आई, इसका अनुमान नहीं था, ये भी मान लिया जाता है। लेकिन अगर जब वेव दिख रही है, लगातार कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, फिर तमाम तरह के जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, वो तत्काल जो लेना चाहिए, चाहे वो कुंभ की हम बात कर लें या फिर इलेक्शन की हम बात करें, या उसको लेकर गाइडलाइन किस तरह से होना चाहिए, ये तमाम सारी चीजें, क्या इसमें चूक हुई है इन तमाम सारी चीजों में?
देखिए सर, एक डॉक्टर की तरह यदि मैं बात करूं, पार्टी प्रवक्ता के रूप में भी डेफिनेटली बात करूंगा, लेकिन मैं एक चिकित्सक भी हूं तो उस नाते भी बात करूंगा। अभी आप देखिए कि आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माना है कि लैंसेट के जो दुनिया के लैंसेट ने एक रिपोर्ट छपी कि जो कोविड की ये स्प्रेड हो रही है या हवा के जरिए हो रही है। मतलब अभी तक तो ये माना जाता था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, या कि जो हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उसमें जो बूंदे निकलती है उसके माध्यम से हो रहा है। वो बूंदे इतनी भारी नहीं होती, थोड़ी दूर जाती है वो गिर जाती है। तो आप ये देखिए कि हवा के माध्यम से हो रहा है, तो इसका विरुलेंस कितना होगा। तो हो सकता है कि ये हवा के माध्यम से हो रहा हो। फिर डबल म्यूटेशन की नई स्ट्रेन, देखिए ये आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस हमेशा अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, म्यूटेशन करता रहता है। तो ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन कई बार जो म्यूटेशन होते हैं इतने भयंकर होते हैं कि वो बहुत सारी बिल्कुल गुलरेज जी, मैं बात मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। तमाम सारे वेरिएंट्स हैं, तमाम तरह के। अब जो लगातार कहा जा रहा है कि वायरस ने भी कहीं ना कहीं अपना रुख बदला हुआ है और यही कारण है कि काफी पावरफुल नजर आ रहा है और इसलिए इतने तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। सवाल है इस बात को लेकर है कि पिछले अगर हम 15-20 दिनों की हम बात करें, उससे हम पहले की बात करें, लगातार जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ा है, क्या ऐसे में तत्काल फैसले नहीं होना चाहिए थे, तत्काल डिसीजन नहीं होना चाहिए थे कि तमाम तरह की रैलियां, तमाम तरह की सभाएं, कुंभ, क्योंकि दिख रहा था कि तमाम विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। 1-1.5 महीने पहले कह दिया था कि स्पीड काफी भयावह होगी। तो कहने का सीधा मामला यह कि तत्काल निर्णय क्यों नहीं लिए गए? नहीं, बिल्कुल निर्णय लिए गए हैं। देखिए, जहां तक रैलीज की बात है, इलेक्शन रैलीज की बात है, या चुनाव आयोग का काम होता है, जो उनके दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन किया जाता है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश विशेष की चुनाव आयोग रैली करने के लिए कहाँ कहता है जी, थोड़ा सुन लीजिए सर। मैं आपको यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो कुछ चीजें सामने रख रहा हूं, उसके बाद जनता, जो व्यूअर्स है हमारे, वही डिसाइड करें कि सरकार कितना काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। देखिए, 1 अप्रैल को बात करें तो मध्य प्रदेश में 21,159 बेड्स उपलब्ध थे मरीजों के लिए, जिसकी संख्या बढ़ते बढ़ते हम आज उसको 21,000 से 42,636, मतलब लगभग 43,000 तक 21,000 से उठाकर लाए। और पिछले 3 दिन में मध्य प्रदेश ने 5,000 नए बेड स्थापित किए। जहां तक हम रेमडेसिविर की बात करें, देखिए, चलिए, मुझे लगता है चूंकि मैं लगातार, बिल्कुल गुलरेज जी, लगातार इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार तमाम विशेषज्ञ, तमाम डॉक्टर्स को लेकर इस पे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हालात काफी बदतर हैं, जो स्थितियां देखी जा रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या पूरे हम देश की बात कर लें, निश्चित तौर पर बहुत ही सेंसिटिव मामला हो चुका है। सीधे ब्रजेश जी के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे, क्या समय रहते ध्यान इस पे नहीं दिया गया? और जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, तमाम सारी चीजें हुई हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि चाहे मुझे लगता है कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर ये होना चाहिए था चुनाव आयोग के सामने जाते। या चुनाव आयोग ने भी, जैसे गुलरेज जी कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल इसके लिए बनाया था कि आपको इस प्रोटोकॉल के तहत सभाएं करना है, रैलियां करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं आप? राजेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को यह बता दूं कि आप एज ए डॉक्टर, इस एक्सपर्ट किसी भी डिबेट में नहीं बैठा करते। आप भारतीय जनता पार्टी के इस पर्सन कैसे से बैठा करते हैं, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। आप धार्मिक मेले का आयोजन कर रहे हैं, आप सिनेमा घरों में छूट दे रहे हैं, आप मॉल खोल रहे हैं, और उसके बाद आप मेले का आयोजन कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए था कि जब ICMR WHO की रिपोर्ट साफ तौर से कह रही है जब तक हम चैन को नहीं तोड़ेंगे तब तक इस कामयाबी की मंजिल को नहीं प्राप्त करेंगे। लगातार मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,83,000 से ज्यादा केसेस हो चुके। 75 पहले था, अभी मैंने रिसेंट आंकड़ा निकाला। दिल्ली एम्स को बंद कर दिया जाता है, डॉक्टर अब सिर्फ फोन पे मरीजों से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दो की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। राजेश जी, बंगाल में ममता दीदी के बाद भी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी के न रैली करने के बाद भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी कह रहे हैं कि मैं रैली करूंगा, भले वर्चुअल रैली करूं। अरे जब ये बड़े पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, चुनाव आयोग के पास गुहार लगा रहे हैं,
तो हम समझते हैं जो केचुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग, इसको तो इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीमार हुए, उसके बाद वहां पर हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। और दूसरी बात ये कि जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, दमोह जिले में भी हमारे काबिल वरिष्ठ पत्रकार मित्र दुबे साहब बता रहे थे कि अब उसके बाद जो कोरोना की रफ्तार है उसके आंकड़े देखे जा रहे हैं और अब वहां जाके लेकिन ब्रजेश जी आपको नहीं लगता कि जिस तरह की महामारी है, जिस तरह का संक्रमण है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजें राजनीतिक चश्मे से देखी जाती है। अगर यहाँ पर सवाल है तो फिर छत्तीसगढ़ में भी सवाल है, फिर वहां पर आपके राजस्थान में भी सवाल है, फिर पंजाब में भी सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहना है कि जो ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो देश को एक होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ब्रजेश जी के पास में ब्रजेश जी राजेश जी सवाल मुझसे लिए गए, इसलिए मैं अपने जी मैं आप ही के पास में हूँ। ब्रजेश जी आप ही बोलेंगे, ब्रजेश जी बोलेंगे। आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, क्या पंजाब में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, चुनाव हो रहा बंगाल में, चुनाव हो रहा तमिलनाडु में, जिन चुनाव हो रहा आसाम में, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहा मध्य प्रदेश के दमोह में, आपने कौन सी कड़ाई कर दिया? आपने कौन से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर दिया? और तो और छोड़ दीजिए, आप मुझको एक बात बताइए कि आप और आपके नुमाइंदे प्रशासनिक लोगों को आपने इतनी भी छूट दे रखी है कि रेमडेसिविर तरीके दवा जो उससे उतरती है हवाई जहाज से, उसको अस्पताल के प्रबंधन द्वारा अस्पताल के अंदर से 863 दवाइयों को खोखा चोरी कर लिया जाता है। क्या ये यही आपकी नैतिकता कहती है? क्या आप उसको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं रख सकते थे? और सब छोड़िए, जिस तरह से हम समझ रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कोरोना को हल्के में लिया, वो घटना लोग नहीं भूलते हैं। जिस तरह से आपने सरकार को, कांग्रेस की स्थिर सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया, लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार बनाया, और उसके बाद आज भी आप कोरोना को लेकर के अगंभीर हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है राजेश जी, इसका जवाब भारतीय। चलिए आशीष जी के पास में आता हूं। ब्रजेश जी दोबारा आपके पास में आऊंगा। आशीष जी कहीं ना कहीं लगातार हमने देखा कि पहले किस तरह से संक्रमण धीरे धीरे नीचे आया, खासतौर पर बात करें जनवरी के महीने तक स्थितियां काफी कंट्रोल में थी। समय था समझने का, क्योंकि ये भी लगातार कहा जा कि तमाम तरह के इनपुट आउटपुट मिल रहे थे कि एक बार फिर इसकी वेव आएगी। उस समय नहीं संभले। अब स्थितियां जिस तरह से हैं, क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से, जिस रफ्तार से ये संक्रमण है, और इस बीच में भी जिस तेजी के साथ कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होना चाहिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, क्या ऐसे समय में जो एक्शन होना चाहिए उसकी कमी पूरे देश में सभी राज्यों में रही है? बिल्कुल रही है, साफ तौर पे नजर आ रही है। जब आग लगी है तो कुएं खोदे जा रहे हैं, बिल्कुल साफ। तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि पिछले साल का सबक सामने था, तो सरकारों ने कोई भी सरकार बता दे कि उसने अपने राज्य में कोई बहुत बड़े बड़े अस्पताल बना लिए हों, गांवों तक चिकित्सा डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी हों, या स्वास्थ्य को लेकर के कोई भारी भरकम बजट मंजूर करके उसको टाइम बाउंड उसमें उस योजना को पूरा कराया हो, ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और ये केंद्र में भी यही स्थिति है। ये केंद्र से लेकर राज्यों तक ये सभी लोग ये सोच रहे थे कोरोना पर उन्होंने विजय पा ली, और ये अपने भाषणों में इसका उल्लेख करते थे। जबकि पिछले साल ही ये बात आ चुकी थी कि इस बार मार्च अप्रैल में 2021 में फिर एक प्रचंड लहर आएगी। इस सब के बावजूद भी सारे नेता और सारी सरकारें इसको झुठला करके पॉलिटिक्स में जुटे रहे, चुनाव में जुटे रहे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे रहे। और आज भी वही स्थिति है। केंद्र की सरकार से लोग शिकवा करते हैं कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनके साथ जो है वो सौतेलापन किया जाता है, तो कांग्रेस के लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं। तो ये कोई स्थितियां किसी चीज की तैयारी नहीं की गई। और आज भी ये सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी इसकी तीसरी लहर भी आना बाकी है, जो कुछ महीनों बाद फिर तीसरी लहर आएगी। तो अभी जो सरकारों ने दूसरी लहर के इंतजाम से निपटने का इंतजाम नहीं किया। बिस्तर बढ़ाने की बात हो रही थी, बिस्तर बढ़ाने से कि बिस्तरों की क्षमता हमने बढ़ा दी, तो वो तो आनन फानन बढ़ाई गई है। इंदौर में देखिए एक
निजी संस्था ने जो है 2000 बिस्तर का अस्पताल खड़ा कर दिया। तो जी। आज सरकार कहती है कि उसी तर्ज पे सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में उस तरह के बिस्तर बनाएंगे। राजस्थान में निश्चित इस तरह से बातें होती होंगी। क्या आशीष जी चलिए, पीछे जो कुछ हो चुका है, आज इस तरह से संजय राउत ने कहा है कि संसद का 2 दिन का सत्र बुलाया जाए, क्या वो समय है कि अब सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठे, उनके साथ केंद्र सरकार बातचीत करे? जिस तरह से पूर्व अगर हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, उन्होंने भी पीएम को सुझाव दिए हैं, तो अब तत्काल इस पर कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठे, इस पर मंथन करें कि जो इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में फैली है, एकजुटता के साथ सारे मतभेद भूलकर सब लोग साथ में काम करें। ये पहल करना चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को बहुत बड़ा दिल रख के काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की हो और किसी भी वक्त में हो, क्योंकि केंद्र सरकार को एक अभिभावक की तरह पेश आना चाहिए और हर चीजों में उसको आगे होकर पहल करना चाहिए। पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खुद लगाया और आज कहा जा रहा है कि राज्य जाने, ये राज्य का विषय हो गया। तो अब राज्य अपने अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं, तो केंद्र सरकार उसको पूरी तरह से उसको समर्थन भी दे। और लोगों, जैसे वैक्सीन की परेशानी की बात आ रही है, दवाओं की परेशानी की, ऑक्सीजन की परेशानी की बात आ रही है, तो ये सारी स्थितियां जब हालात बिगड़ गए हैं, उस वक्त यदि केंद्र अपना इस तरह से सहयोग दे रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि इतने पिछले 1 साल में केंद्र में सर्वदलीय दूसरे दलों के साथ कोई समर्थन बनाने की कोशिश नहीं की, इस पे कोई चिंतन करने की कोशिश नहीं की। तो ये जो स्थितियां हैं, ये साफ तौर पे दिखाती है और मुझे नहीं लगता है कि अब संसद के सत्र की कोई जरूरत है। अब सिर्फ एक आपसी संवाद की जरूरत है, जो जहां हो वो संवाद में रहे और सद्भावना से काम करे। बिल्कुल आशीष जी, यही सवाल मैं बढ़ाता हूं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में। गुलरेज जी, अब आपसी संवाद, आपसी सामंजस्य की जरूरत, तमाम सारे राजनीतिक दल, क्या ऐसा संभव लगता है आगामी समय में? देखिए, जो गुलरेज साहब ने कही ना कि उस बात तो मैं भी मानता हूँ, और आवश्यकता है संवाद की और साथ मिलकर काम करने की। यही चीज माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं। आपने देखा होगा, लगातार बार-बार हर बार मुख्यमंत्रियों के साथ वह डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी दीदी बिल्कुल नहीं जा रही है बैठक में, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ जब मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि आप जो है आप डॉक्टरी बात मत करें, आप होंगे डॉक्टर अपने घर के, लेकिन आपको बात करनी है हमारे सामने तो पॉलिटिकल बात करनी है, वरना आप मुंह बंद करके बैठे। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के नजदीक कोई मानवता नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इनको हर चीज में राजनीति करनी है। तो इनको मुबारक हो, मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता, ना मेरा दल कर सकता है। हमको मानव सेवा करनी है, मानव को संभालना है। आप ही बताइए, देखिए मैं कांग्रेस का करता तो बताता हूं आपको, कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति है, उन्होंने कोरोना के समय पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए, देश के इतने वरिष्ठ नेता होते हुए और इतने बड़े उद्योगपति होते हुए क्या ऑक्सीजन के लिए कुछ भी किया? क्या उन्होंने रेमडेसिविर के लिए कुछ किया? क्या इंडस्ट्रियल मित्रों से बात की? नहीं की। हमारे नेताओं ने की, सब जानते हैं। ये सब सर्वमान्य बात है कि इंदौर में किस प्रकार से रेमडेसिविर के इंजेक्शन आए, किस प्रकार से ऑक्सीजन आई। खुद संजय शुक्ला जो कांग्रेस के विधायक है, कल उनको भाजपा के नेताओं की तारीफ करना पड़ी कि इनकी वजह से यह सब हो रहा है। क्या दिग्विजय सिंह जी 10 साल के मुख्यमंत्री रहे, अभी भी राज्यसभा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, कुछ भी कर रहे हैं, केवल जुबानी खर्च हो रहा है सर। प्रदेश लड़ रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अनुषांगिक संगठन लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर जीतेंगे। लेकिन बिल्कुल गुलरेज शेख साहब, अभी समय नहीं है, पीछे क्या हुआ, पीछे किसने क्या किया, क्योंकि अब चुनौती बहुत बड़ी है। अब आगे देखने की है, आगे समझने की है, आगे व्यवस्थाएं बनाने को लेकर है। ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं। कह दिया गया कि तू चुपचाप ब्रजेश जी, चलिए ब्रजेश जी बोले। बिल्कुल ब्रजेश जी, ब्रजेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को समझना चाहिए, राजेश जी, और आप और आदरणीय दुबे जी ने क्राइम रिपोर्ट तय किया होगा, बहुत सारी क्राइम रिपोर्टें आपने कवरेज किया होगा। हम समझते हैं जो होता है क्राइम में 2 चीजें होती हैं, एक होती है मौत और जो स्वाभाविक मौत होती है, एक होती है हत्या। सरकार ऑक्सीजन को लेकर, सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, सरकार दवाइयों के बारे में लगातार प्रदेशवासियों से झूठ बोलती रही। शहडोल में 15 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत की त्रासदी घटना आप किसी से छिपी नहीं है। शिवराज शासन ये स्वाभाविक मौतें नहीं है, हत्याएं हैं। दिस इज ए क्राइम, 302 का मुकदमा बनता है। दूसरी बात, अगर आप में जरा से भी सोचता हो, जरा सी भी नैतिकता हो, तो आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आप यमराज मत बनिए, आप शिवराज हैं।
सियासत इस कदर अवाम में एहसास कराती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान। चलिए, कुल मिलाकर जिस तरह का संक्रमण, जिस तरह की आपदा और जिस तरह से महामारी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब समय इस बात का नहीं है। सभी सियासतदानों को यह समझना पड़ेगा कि मामला वाकई बहुत गंभीर है। जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किससे क्या हुआ, किससे क्या चूक हुआ, किसने बेहतर किया, मुझे लगता है अब वो समय कि बहुत बेहतर करने की, एकजुटता के साथ करने की, और मुझे लगता है कि समझना होगा, जानना होगा और सभी को मिलकर इसको लेकर, इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ना होगा। तभी कोरोना के इस बढ़ते हुए प्रकोप को हम रोक पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलेश शेख साहब आपका, आशीष दुबे साहब आपका और इंजीनियर ब्रिजेश पांडे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर यही कि एक तरफ कोरोना का कोहराम है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मतदान है, साथ ही समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान तो ढूंढना होगा। तमाम सरकारें लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए लगातार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कैसे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए, कैसे बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, और अमूमन सारे राज्य इसी तरह की कवायद कर रहे हैं कि कैसे भी इस संक्रमण को रोका जाए। राजनीति, सियासत अपनी जगह है, वो होना चाहिए। लोकतंत्र, प्रजातंत्र में यही खूबी है। लेकिन जब इस तरह की आपदा इस देश में आएगी तो फिर सभी को मिलना होगा, बैठना होगा, संवाद करना होगा, और तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि आप मास्क जरूर लगाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी इसे कहते हैं। अपने हाथों को बार बार साफ करिए, सैनिटाइज करिए, क्योंकि महामारी बड़ी है और यही कारण है कि तमाम सारी जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह जनता कर्फ्यू है, उसका भी पालन करना है। काम नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और वाकई जिनको काम पर जाना है, जिनको सर्विस के लिए, अपनी नौकरी के लिए जाना है, वो भी इन तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम इस जंग को जीत पाएंगे। हमारी इस चर्चा में आज बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।